शादी की रात मेरे पति को अचानक फोन आ गया। पति मुझसे बोले, मेरी माँ के कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपनी सास के पास चली गई। अब रोज यूं ही होने लगा। मैं रोज रात सास के पास सोती। सास दिन बर दिन जवान होने लगी और मुझे हड्डियों का दर्द होने लगा। जब मेरा 13 साल का देवर बोला, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो मम्मी मैं भी जवान होने के लिए वही करूंगा जो रात में मम्मी भाभी के साथ करती हैं। ये सुनते ही मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था। मैंने देवर को चॉकलेट देकर पूछा, मम्मी मेरे साथ क्या करती हैं? तो उसने जो बताया उसे सुनकर मेरा दिल फटने लगा। मैंने एक बहुत ही सख्त तरह के माहौल में आग खोली थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भाई तो मुझ पर जान निछावर करते थे, जबकि पापा मुझ पर बहुत ही ज्यादा सख्ती करते थे। मैंने अक्सर सुना है, पापा मम्मी से कहा करते थे, अगर लता से कोई ऊंच नीच हो गई तो हम 5 मर्दों की जिंदगी खराब हो जाएगी। हम किसी से भी आंख मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी बेटी पर लगाम लगा दो, जिस तरह भी मुमकिन हो सके। जाने पापा को ये क्यों लगता था कि बेटियों को काबू में करने के लिए उन पर सख्ती करना जरूरी होता है। मेरे ख्याल में तो जो बाप अपनी बेटियों के दोस्त होते हैं, उन्हें ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि वह हमारी इज्जत का ख्याल रखना। वैसे ही बाप की खुशी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। भला पापा का हुक्म था तो मम्मी कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? भला मम्मी तो सारी जिंदगी मुझ पर बहुत रोक टोक की थी, कहीं भी ना आने जाने देती थी और ना ही कोई सहेली बनाने देती थी। मैं उस घुटन और माहौल से बहुत तंग आ गई थी। मुझे थोड़ी सी रोशनी की हवा चाहिए थी। हुआ कुछ यूं कि पापा को अपने किसी काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। तब मैं बहुत खुश हो गई। मैं मम्मी से बोली, अगर आप मुझे परमिशन देंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बचपन की सहेली के घर जाना चाहती हूँ। मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। तो मैं बोली, मम्मी आपने हमेशा मुझ पर इतनी सख्ती की है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। आप मान लीजिएगा कि मुझे किसी दिन मौत आ जाएगी। मेरी बातें सुनकर मम्मी का दिल दहल गया। वे कहने लगी, खबरदार, जो आज के बाद तूने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो ये जो तुम्हारे 4 भाई है ना, ये ना सिर्फ अपने बाप के लिए, जबकि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी सहेली हो, मेरी जिगर का टुकड़ा हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं बोली, अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप मुझे मेरी सहेली के घर जाने दो। मैं भी बहुत खुश हुई थी। अलमारी में से अपना खूबसूरत ड्रेस निकाल कर पहन लिया था। मैं खुद तैयार हुई थी। मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए थे और बहुत धमकाया भी था कि अपना बहुत ख्याल रखना। मैं मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा गई थी और घर से चली गई थी। आज मैं कई सालों बाद ज्योति के घर जा रही थी। पहले जब छोटी थी तो 1-2 बार मम्मी के साथ गई थी, क्योंकि उसका घर बहुत दूर था। जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता था। आज मैंने जिद की थी कि मैं बिल्कुल अकेले जाना चाहती हूँ। मैं जिंदगी को करीब से देखना चाहती थी। खैर, मैं बस में बैठ गई थी। सब कुछ बहुत नया लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मेरे दिमाग में एक सुहानी सी घटा छा गई हो। एक सुकून सा मेरे रग रग में दौड़ पड़ा था। खैर, जब मैं ज्योति के घर पहुंची तो उसे यकीन ही नहीं आया कि मैं उसके घर कैसे चली आई। वो कहने लगी, आज तो लगता है मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जो तुम हमारे घर आई हो। मैं हंसकर बोली, तुम सोच भी नहीं सकती मुझे कितनी मुश्किल से परमिशन मिली है। खैर, हम दोनों सहेलियां 2 घंटे साथ बैठी और फिर मैंने अपने जाने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया और बोली, नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। अब अगर तुम आ ही गई हो तो मेरे साथ कुछ वक्त बिता लो। मैंने कहा, अगर आज वक्त से घर नहीं गई तो मम्मी मुझे फिर कभी नहीं भेजेंगी। बातों में पता ही नहीं चला और सूरज भी ढल गया था। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तब ज्योति भी घबरा गई थी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतनी देर हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं ज्योति, मैं मम्मी को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ। मैंने मना कर दिया और बोली, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी बहुत सालों बाद घर से अकेली निकली हूँ। मैं जिद करके ज्योति के घर अकेली ही निकल आई थी, पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मुझे महसूस हुआ कि 2 लड़के मुझे घूरे जा रहे हैं। मैं कभी घर से बाहर अकेली नहीं निकली थी, तो ऐसे हालात का सामना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वह लड़के मेरी घबराहट देखकर और निडर होने लगे। चलते चलते आकर मेरे पास खड़े हो गए थे। एक बोला, कहाँ जा रही हो? अकेली अकेली? हमारे साथ चलो, तुम्हारे कदमों में दुनिया जहां की दौलतें बिछा देंगे। दोनों लड़के खिलखिलाकर हंसने लगे थे। मैं उनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी, जबकि वे मेरे बिल्कुल करीब आते जा रहे थे। तब मुझे बस आती दिखाई दी। मेरी जान में जान आ गई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। खैर, बस रुकी तो मैं जल्दी से उसमें बैठ गई। मुझे लगा कि अब उन आवारा लड़कों से मेरी जान छूट जाएगी, मगर मेरी जान तब निकली जब मेरे साथ ही वे लड़के भी बस में बैठ गए। अब वे मेरे पास बैठने की कोशिश कर रहे थे। तब एक लड़का एक बड़ा गुस्से से बोला, तुम दोनों कौन हो? ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले कि अभी तो कुछ नहीं लगती, मगर बहुत जल्दी हमारी कुछ लग जाएगी। उस लड़के ने दोनों को मुझसे दूर कर दिया
और बोला, अगर आप उस लड़की की तरफ जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो लड़का पूरे रास्ते मेरी हिफाजत करता रहा। सब देखकर मेरी आंखें छलक पड़ी। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। बस रुकी तो वह लड़का भी मेरे साथ ही उतरा था। कहने लगा, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मैं अब और ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसकी बात को टाल नहीं सकती थी। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम बंटी है। वह मुझे मेरे घर के पास छोड़कर चला गया था। मैं घर में अंदर गई तो मम्मी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी रोती जा रही थी। मम्मी कहने लगी, तू कहाँ रह गई थी? मेरी जान पर बनाई थी। मैंने रोते रोते मम्मी को सारा किस्सा सुना दिया था। मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कहने लगी, भगवान उस लड़के पर अपनी कृपा बनाए रखे जिसने हमारी मदद की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? मम्मी अब उठते बैठते बंटी के लिए प्रार्थना करती रहती। 2 दिन बाद पापा वापस आ गए। मैंने और मम्मी ने इस किस्से को पापा और भाइयों से छुपा लिया था। मुझे रह रहकर बंटी के अच्छे व्यवहार की बहुत ज्यादा याद आती थी, तो मेरे दिल में इतनी अजनबी के लिए प्यार पैदा हो गया था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये मुलाकात पहली और आखिरी थी, मगर फिर भी मैं उसे अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रही थी। 1-2 बार तो मेरे सपने में भी आया था। उसके बाद में सोचने लगी थी कि बंटी से दोबारा मिलना मुमकिन नहीं है। मैं एक दिन ज्योति के साथ फोन पर बात कर रही थी तो मैंने उसे बंटी के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी बात सुनकर ज्योति कहने लगी, तुम उस लड़के को फेसबुक पर ढूंढ सकती हो सकता है वह तुम्हें मिल जाए। यूँ उसने मुझे रोशनी की किरण दिखा दी थी। मैं उस टाइम बहुत खुश हो गई। मैंने जैसे ही कॉल बंद की, जल्दी से मम्मी के मोबाइल पर फेसबुक इंस्टॉल करके उसकी आईडी बना ली थी। उसके बाद अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं बंटी नाम के लड़कों को सर्च करने लगती। कई दिन यूं ही बीत गए थे। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये सब तो मुमकिन नहीं है। भला एक लड़के को खाली नाम से कैसे ढूंढा जा सकता है? उसको ढूंढना मुमकिन नहीं था। मैं बहुत हारने लगी थी कि एक दिन बंटी की तस्वीर मेरे सामने आ गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे फेसबुक पर ढूंढ रही थी, तभी उसकी फोटो उसे जल्दी से मैसेज किया और उसे थैंक्स बोला। उसने उस दिन मेरी बहुत मदद की थी। मैं और मेरी मम्मी आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं करती हैं। उसका जवाब नहीं आया था। ठीक 2 दिन बाद उसने मुझे जवाब दिया। मैं कहने लगा, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो बिल्कुल अनोखा हो। फिर उसने मुझे बताया कि वह फेसबुक बहुत कम चलाता है। अब हम दोनों हर रोज बातें करने लगे थे। मुझे बंटी से मोहब्बत हो गई थी। उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने मुझे बताया था। मैंने उसे कहा, तुम मेरे लिए रिश्ता भेज दो। तब वह कहने लगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि तुम्हारे पापा मेरा रिश्ता अपनाएंगे भी या नहीं, क्योंकि मैं एक छोटी जाति से हूँ और बहुत ही छोटी सी जॉब करता हूँ। पापा की मृत्यु हो चुकी है और अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखता हूँ। मैं बोली, बंटी मेरे लिए तुम ही बहुत हो। तुम मेरा रिश्ता ले आओगे, मैं अपने घर वालों को खुद ही मना लूंगी। बंटी की बात सच साबित हो गई थी। उसका रिश्ता आया तो पापा ने मना कर दिया था। वे कहने लगे कि नहीं भाई, मैं ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा जहाँ खाने पीने की भी तंगी हो। मैंने मम्मी से कहा कि आप पापा को समझाएं। मम्मी को मैंने बता दिया था कि ये बंटी है जिसने मेरी इज्जत बचाई थी। मम्मी ने भी अपनी कोशिश शुरू कर दी, मगर पापा नहीं माने। तब मैंने पापा के साथ बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे 2 टूक कह दिया था कि आप मेरी शादी उसी जगह पर कर दो। अगर खाने पीने की तंगी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरी बात सुनकर पापा चौंक गए थे। उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वे कहने लगे, तुम इस रिश्ते के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? बताओ मुझे, तुम उस लड़के को कैसे जानती हो? मैं चुप होकर रह गई, मगर पापा बहुत जिद्दी इंसान थे। वे सब समझ गए थे। उन्होंने फिर भी रिश्ते के लिए मना ही किया, मगर मैं डट गई थी। एक दिन मैंने पापा से साफ साफ कह दिया कि अगर आपने मेरी शादी इस जगह नहीं की तो मैं सुसाइड कर सकती हूँ। आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। मेरी बात सुनकर पापा हक्का भक्का रह गए। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। फिर वे मम्मी को बुरा भला कहने लगे कि तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बेटी गुल खिलाती रही और तुम्हें कैसे पता नहीं चला। पापा मेरे फैसले से डर गए थे, इसलिए उन्होंने उस रिश्ते के लिए हाँ भर ली। मगर अफसोस इस बात का था कि मेरी विदाई के वक्त उन्होंने मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखा। बस इतना बोले थे कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मेरी आंखें छलक पड़ी थी। खैर, मैंने दिल से सोचा कि पापा, आपने पहले भी कौन सी मुझे प्यार किया है। इसी में खुश थी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही थी जिसे मैं मोहब्बत करती थी और वो मुझे चाहता था। मैं विदा होकर बंटी के घर आ गई थी, मगर ये देखकर जरा घबरा गई थी कि बंटी के घर के हालात मेरी सोच से भी बढ़कर ज्यादा खराब थे। उसका कमरा भी बहुत छोटा सा था, जिसमें अजीब सा टूटा फूटा सा फर्नीचर पड़ा था। मगर जब बंटी मेरे सामने आकर बैठा, मैंने दुनिया का सब गम भुला दिया था। बंटी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। वे कहने लगा, लता, जब मैंने तुम्हें बस में देखा था तो मुझे मेरी मोहब्बत अपनी सी लगी थी, मगर मैं जानता था कि ये मुलाकात पहली और आखिरी है, इसलिए मैंने अपने दिल से तुम्हारा ख्याल झटक दिया था। मगर जब तुमने खुद मुझे फेसबुक पर बात की तो मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था।
लता, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर लूंगा। अभी मेरा घर छोटा सा है, मेरे हालात भी अच्छे नहीं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये मुश्किल वक्त कट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुराकर बोली, बंटी, आपने मुझे किसी तरह की कोई बात नहीं छुपाई थी, आपने सब कुछ पहले से ही बता दिया था, मगर फिर भी मुझे आपसे ही शादी करनी थी और आज मैं आपके साथ वादा करती हूँ कि हमेशा आपका साथ दूंगी। बंटी मुस्कुराने लगा। फिर उसने मुंह दिखाई कि अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक बंटी का एक कॉल आ गया। वह फोन सुनकर कुछ परेशान सा हो गया। फिर मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तुम प्लीज मेरी मम्मी के कमरे में जाकर सो जाओ। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, बंटी, क्या आपका काम मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? बंटी के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी थी। वह कहने लगा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम मम्मी के कमरे में चली जाओ। मैं गुस्से से उठी और कपड़े बदल कर अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मैं बोली, बंटी किसी काम से बाहर जा रहा है, उन्होंने मुझे आपके कमरे में भेज दिया है। मेरी सास मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है मेरी बेटी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल बहुत ज्यादा बोझल हो गया था। मैं बंटी के खातिर अपने बाप को नाराज करके आ गई थी और वह शादी की पहली रात ही मुझे छोड़कर अपने काम से चला गया था। मैं बहुत ज्यादा गम में थी और यूं ही मेरी आंख लग गई थी। जब सुबह उठी तो बंटी घर में ही था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। बंटी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। तभी कहीं जाकर मेरे दिल से उदासी खत्म हुई। बंटी के घर का माहौल बहुत अच्छा था। वे अपनी माँ के सामने मुझसे हंसी मजाक कर लेता था। मेरा देवर भी मुझे भाभी भाभी कहते थकता नहीं था। मुझे मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मेरी मम्मा का भरी दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था, क्योंकि पापा तो मम्मी से ज्यादा बातचीत नहीं किया करते थे और मेरे चारों भाई पापा पर ही गए थे। वे लोग तो हूबहू बहू पापा जैसी हरकतें किया करते थे। ऐसे में हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। खैर, मुझे यकीन था कि बंटी के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रात हुई, हम सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और बंटी भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मुझे इधर उधर की बातें करने लगा। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मगर फिर बंटी के फोन पर एक कॉल आया, जिसे सुनकर बंटी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। बंटी से ज्यादा तो मैं परेशान हो गई, कहीं वह फिर से मुझे छोड़कर ना चला जाए। मैं दम सा साधे बैठी थी। तभी बंटी कहने लगा, तुम मेरी मम्मी के कमरे में चली जाओ, मुझे काम है। मैं गुस्से से बोली, बंटी, मेरी शादी आपके साथ हुई है, आपकी मम्मी के साथ नहीं। जो आप ये सब कह रहे हैं, आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी बात सुनकर बंटी हंसकर बोला, लता, तुमने मेरे साथ वादा किया था हर सुख दुख में मेरा साथ दोगी, तुमने 2 दिन में ही हिम्मत हार ली। मैं गुस्से से बोली, बंटी, मुझे सच सच बताओ, आप मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? बंटी कहने लगा, तुम बिना वजह मुझ पर शक मत करो, मैं बहुत ज्यादा मजबूरी में हूँ। तुम्हें छोड़कर जाता हूँ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद कितना बेबस महसूस करता हूँ। बंटी ने मुझे जबरदस्ती ही अपनी माँ के कमरे में भेज दिया था। आज तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने सोचा था कि बंटी के संग जिंदगी प्यार मोहब्बत से गुजरेगी, मगर यहाँ पर भी अजीब सा लगने लगा था। भला ऐसा कौन सा दूल्हा होगा जो अपनी नई नवीली दुल्हन को अपनी माँ के कमरे में भेजकर खुद काम पे चला जाता होगा? ये सब बातें मेरे दिमाग पर सवार हो रही थी। इसी वजह से मेरी हड्डियों में भी बहुत दर्द रहने लगा था। आज से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं तो एक हट्टी कट्टी चुस्त दुरुस्त लड़की थी। मैंने अक्सर मम्मी के मुंह से सुना था कि टेंशन लेने से शरीर में बेजानी सी पड़ने लगती है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो इंसान के जिस्म से सारी ताकत चूस लेती हैं। मैं भी समझ गई थी कि बंटी का रवैया मेरे अंदर से मेरी जान चूस रही है। खैर, मैंने महसूस किया था कि अब मेरी सास बहुत खुश खुश रहने लगी थी, बल्कि अगर यूं कहूँ तो पहले से ज्यादा जवान नजर आती थी। वो भी गलत नहीं होगा। तब मेरे दिल में ख्याल आता था कि क्या पता मेरी सास बंटी की शादी किसी और लड़की से करना चाहती हो, और अब जब बंटी मुझे हर रात मम्मी के कमरे में छोड़कर चला जाता है तो उन्हें दिली दिल तसल्ली मिलती है। मैंने सोच लिया था कि उस बात की तह तक जाकर रहूंगी, मगर मुझे सारी हरकत बताता भी कौन? मैंने अपनी सास से पूछने की कोशिश की, मगर फिर मैंने झटक दिया था। तब मेरे दिमाग में मेरे देवर का ख्याल आता। वह भी छोटा था, सबकी बातों में आकर कुछ भी पूछा जा सकता था। एक दिन मेरी सास मोहल्ले में निकली थी। तब मैं और मेरा देवर चिंटू घर में अकेले थे। चिंटू आंगन में बैठा पढ़ रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, चिंटू, क्या पढ़ रहे हो? वह बताने लगा, साइंस का टेस्ट है, मास्टर साहब ने बोला है जिस बच्चे का नंबर कम आएंगे तो उसे मुर्गा बनाकर पिटाई करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए आज मैं अपना क्रिकेट का मैच छोड़कर पढ़ने बैठा हूँ। मैं चिंटू की मासूम सी बात पर मुस्कुरा देती। फिर बोली, चिंटू, एक बात बताओ, मुझे पहले क्या बंटी की मंगनी हो चुकी थी? मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया। कहने लगा, भाभी, मुझे तो उस बात पर यकीन नहीं आता कि आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी बंटी भाई से शादी करने पर राजी कैसे हो गई। पापा के मरने के बाद हमारे घर में बहुत ज्यादा गरीबी हो गई थी और मेरी बहन भी बहुत बीमार है।
सारे हालात आपके सामने ही हैं। मम्मी ने 1-2 घरों में बंटी भाई का रिश्ता मांगा था, मगर उन्होंने मना कर दिया था। मम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। अब क्या होगा? फिर एक दिन बंटी भाई ने मम्मी से कहा कि वे एक लड़की को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, इसलिए उनका रिश्ता मांगे। मम्मी बहुत ज्यादा मायूस हो गई। वो कहने लगी, बंटी मैं तो रिश्ता मांग लूंगी, मगर आगे से मना हो जाएगा। तब भाई बोले कि नहीं, इस बार मना नहीं होगा। फिर भाई की बात सच साबित हुई। मम्मी ने आपका रिश्ता मांग लिया और मना भी नहीं हुआ। मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी। फिर आप हमारे घर ब्याह कर आ गई। चिंटू से बात करके मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। मुझे एक बात और पता चली, चिंटू की बहन भी है और वह बीमार है, और बीमार है तो कहाँ है, और मुझसे ये बात क्यों छुपाई बंटी ने। चिंटू से बोली कि तुम पढ़ाई करो, मैं अभी अपने 1-2 काम निपटा कर आती हूँ। मैं उठकर किचन में आ गई थी। सोचने लगी कि मेरी सास और बंटी ने अपनी बेटी और अपनी बहन के बारे में मुझसे बात क्यों छुपाई थी। तो फिर बंटी मुझे हर रात छोड़कर कहाँ जाते हैं? मेरी बंटी की शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और वह हर रात मुझे अपनी माँ के कमरे में छोड़कर खुद बाहर कहीं चले जाते। अब तो मुझे इस बात का शक होने लगा कि कहीं बंटी से खुफिया तौर पर दूसरी शादी तो नहीं हो रखी। ये सब बातें मुझे बहुत सता रही थी। मुझे हर रात अपनी सास के कमरे में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर मैं मजबूर थी। अब मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहने लगा था, यहाँ तक कि मैं बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, जबकि मेरी सास पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। मुझे ये सब अजीब सा लगता था। अब तो बंटी भी मेरे लिए बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन मेरे पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द था। बंटी काम से आया तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। बंटी मुझे डॉक्टर के पास ले गया तो मेरे पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बंटी सोच में पड़ गया और बोला, इस चीज का इलाज तो शायद डॉक्टर के पास भी नहीं था। बंटी अपनी माँ के कमरे में चला गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक पुड़िया पकड़ी हुई थी। बंटी कहने लगा, तुम इसे खा लो, तुम्हारी हड्डियों का दर्द चला जाएगा। बंटी की इस हरकत पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने उसके हाथ से पुड़िया पकड़कर नीचे फेंक दिया और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने बंटी के आगे हाथ जोड़े और बोली, आपकी एक अच्छाई देखकर सोच लिया था कि आप शायद कोई बहुत अच्छे इंसान होंगे। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी, तो मुझे लगने लगा शायद आप भी मुझे चाहते होंगे, इसलिए आपसे शादी करने का फैसला किया। मगर आज मुझे लग रहा है कि मेरा फैसला गलत है। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। मेरी बात सुनकर बंटी हक्का बक्का रह गया। वे कहने लगा, तुम इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। इतना कहकर वह कमरे से निकल गया, जबकि मैं फूट फूट कर रो रही थी। शायद मेरे रोने की आवाज कमरे से बाहर चली गई थी। तभी मेरा छोटा देवर मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, क्या बात है भाभी, आप क्यों रो रही हो? मैं रोते हुए बोली कि मेरी हड्डियों में बहुत दर्द है, मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहा। तब चिंटू बोला, भाभी मम्मी ठीक नहीं कर रही, वे अपनी बेटी की खातिर आपको बीमार कर रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी और बोली, तुम क्या कह रहे हो? चिंटू कहने लगा, दीदी के खातिर आपको वे मार कर रहेंगी, वे आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। मगर मुझे पता नहीं था कि आपको इस चीज में कितनी तकलीफ होगी। मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी को अच्छा करने के खातिर किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं बोली, क्या मतलब तुम्हारा? तुम क्या कह रहे हो? एकदम से घबरा गया और उठकर मेरे पास से चला गया। अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इस सब के पीछे मेरी सास का ही हाथ है। उस हकीकत के बारे में सिर्फ मेरा देवर ही बता सकता था। मैंने सोच लिया था कि इस रात से मैं पर्दा हटा कर रहूंगी, मगर मैं देवर से सारी हकीकत कैसे पूछती? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। फिर ख्याल आया, तो वे तो मासूम बच्चा है, अगर उसके सामने अपनी तकलीफ के बारे में बताऊंगी तो उसका दिल पिघल जाएगा। इसलिए अब मैं हर रोज अपने देवर को अपने पास बुलाती और रोने लगती कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। एक दिन मैंने उसे चॉकलेट दी। उसे बोली, मुझे बताओ तुम्हारी मम्मी मेरे साथ क्या करती है? चिंटू ने मुझे बात बताई। उसने मुझे डरा कर रख दिया। मेरा तो दिमाग चकराने लगा। अब मैं बंटी की वापसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर आया मैं बंटी पर बरस पड़ी और बोली, बंटी आपसे तो अच्छा चिंटू है जिसने मुझ पर तरस खाया। आपकी और सासू माँ की सारी हरकत मुझे बता दी, जबकि आपने तो मुझे तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बंटी मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया, मेरे सामने हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ कर दो लता, मैं बहुत ज्यादा मजबूर था। तुम तो जानती हो इंसान हर काम अपनी मजबूरी के लिए करता है। दरअसल पापा के मरने के बाद हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे। हम दोनों से छोटी बहन को पीलिया हो गया था। डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए काफी पैसे मांगे थे, जबकि मैं उसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर था। मैं काफी सालों से काम कर रहा था। तब कभी कभार मैं ब्लड भी निकाल लिया करता था मरीजों का। इन सब की मुझे अच्छी प्रैक्टिस थी। इसी बीच मैंने अपनी बहन को वहीं पर भर्ती करवाया। उसको खून की कमी बताई थी, उसी वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। और मेरी माँ शुगर पेशेंट थी, उनका ब्लड नहीं निकाला जा सकता था। और भाई 13 साल का था, उसका भी ब्लड नहीं ले सकते थे। बचा मैं, मेरा ब्लड उसके ब्लड से नहीं मिल रहा था। और फिर भी मैंने अपनी बहन के लिए 2 यूनिट ब्लड दिया था और हमें 4 यूनिट और चाहिए था।
और रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि हम ब्लड खरीद सकते। उस टाइम आपका रिश्ता मेरे से हो गया। आप जब शादी की पहली रात मेरे घर आई तो मैंने फोन कॉल का बहाना करके घर से बाहर चला गया। तभी तुम मम्मी के कमरे में गई और हमने तकिए में क्लोरोफॉर्म मिलाकर रखा था। आपको जाते ही नींद आ गई। तब मैंने आपका ब्लड निकाल लिया था और इत्तेफाक की बात यह है कि आपका ब्लड मेरी बहन के ब्लड से मैच हो गया, तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई और मैं रोज रात को अपनी बहन के पास ही जाता हूँ। अब वे पहले से बहुत अच्छी है और चल फिर सकती है, बोल सकती है। अब चाहे तो तुम मुझे जेल भेज दो या फिर कैद खाने में। मैं एक अच्छा इंसान साबित हुआ या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। रही ब्लड की बात, तो आप खाओगे पियोगे तो आप फिर से तंदुरुस्त हो जाओगे। आप जाने अनजाने में किसी की जान बचाने में कामयाब रही और माँ मेरी बहन की वजह से बहुत खुश रहती हैं। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बंटी ने जो कुछ भी किया वह सच में मजबूरी में किया और वह सच में बहुत अच्छा इंसान था। वह हमेशा किसी की भलाई चाहता था। इसलिए उस दिन जब बस में उसने मेरी मदद की थी तो उसी दिन से मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। मैंने बंटी को दौड़कर गले लगा लिया और मैंने उसको माफ कर दिया और अपनी सास को भी माफ कर दिया और अपने देवर को भी गले से लगा लिया, क्योंकि वह बच्चा था लेकिन एकदम सच बोलता था। आज मुझे पहली बार अपनी ननद के बारे में पता चला था तो हम उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दिलाकर घर ले आए थे और वह भी एक अच्छी इंसान थी। मेरे हॉस्पिटल में जाते ही वह मुझसे गले से लिपट कर रोने लगी और मुझे थैंक्स बोला कि भाभी आपकी वजह से मेरी जान बच गई। आप जब से घर में आई हैं सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आप सच में भगवान का रूप हैं। अब हमारा परिवार एकदम सुखी परिवार है और हम मिलजुल कर रहते हैं। तो बताइए इस कहानी में बंटी ने ठीक किया या गलत, कमेंट करके। धन्यवाद।